अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। हलचल है और बड़ी गहरी हलचल है और उसी की नतीजे में हो रही हैं मेल मुलाकातें, राबते और उसके साथ साथ कुछ ऐसी मुलाकातें जो दरे पर्दा हो रही हैं। कुछ तो आकर अलल ऐलान बबांगे दोहल मिला जा रहा है इत्तेहादियों से और उनसे गुफ्तगू की जा रही है, अदम एतमाद के लिए हिमायत भी मांगी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं कुछ ऐसी नकबजनी भी हो रही है जो कप्तान की नज़रों से ओझल है। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि कप्तान के अपने खिलाड़ी ही बगावत कर डालें। हमारा इशारा ख़ास तौर पर आज बात कर रहे हैं हम जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात का इंकशाफ हुआ है और ये मुलाकात कोई आजकल में नहीं बल्कि गुज़श्ता हफ्ते ज़राए के तवस्सुत से ये कहना है कि जनाब गुज़श्ता हफ्ते रूनुमा हुई है और इस मुलाकात में ज़ाहिर है कि सियासी उमूर और ख़ास तौर पर अदम एतमाद के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। लेकिन इस मुलाकात में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि दोनों ही जानिब से ना तो तरदीद की गई है और ना ही तस्दीक की गई है। ना ये पता चल पाया है कि जहांगीर तरीन अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे या हुकूमत का, और ना ही ये पता लग रहा है कि आखिर उनके पास एग्जैक्टली कितने लोग हैं और वो किस तरफ जाने का इरादा कर सकते हैं। ये ज़रूर कहा गया है कि इस मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन साहब ने अपने जो हामी ग्रुप है उनके साथ जो एक इजलास भी किया जिसकी खबर भी सामने आई। उन्होंने आकर मीडिया से गुफ्तगू भी की, लेकिन उसमें भी उन्होंने खुले तौर पर कोई इशारा नहीं दिया कि वो किस तरफ जा रहे हैं। इसके बाद अब ये भी खबर है कि शायद उनके पीपल्स पार्टी से भी राब्ते हैं। लेकिन बहरहाल जिस स्पेसिफिक मुलाकात के हवाले से मैं गुफ्तगू करी उस पर अहम रिएक्शंस क्या आए वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहती कि जहांगीर तरीन साहब ने स्पेसिफिकली इस मुलाकात के हवाले से तो नहीं लेकिन ओवरऑल क्या कहा है कि वो पीटीआई के साथ हैं या नहीं है, किससे राब्ते हैं, क्या उन्होंने कहा, ज़रा सुन लीजिए। हमारे से तमाम लोगों के राब्ते हैं और रब्ता किया लोगों ने, हमारी अपनी पार्टी भी राब्ते में है। खान साहब को मैं सिर्फ मौजूदा गुजारिश ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है ना उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। तो ये ज़रा थोड़ा गोलमोल सा कर गए वो। राना सनाउल्लाह साहब ने इस मुलाकात की क्या तरदीद की या तस्दीक की, ये भी देख लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता नहीं हुआ तो ये भी बात नुकसान में है, और अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता हुआ है तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए आप ये समझें कि जवाब देने से गुरेज किया। और फवाद चौधरी साहब तो इंतहाई मुतमईन है, वो कह रहे हैं जनाब कहीं नहीं जा रहे जहांगीर तरीन। तो सवालात वही कि कौन कहाँ खड़ा होगा और अगर ये मुलाकात हुई है तो ये इतनी खुफिया क्यों है अभी तक। इमरान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे आज यही है। ठीक है, मुलाकातें हुई, इत्तेहादियों से भी हुई, उन्होंने भी आके बात की कि बिल्कुल हुई और हम देखेंगे ये हो। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी दोनों तरफ से इतनी राजदारी क्यों बरती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात की राजदारी जो है ना उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब इमरान खान साहब ने वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनानी थी तो उसकी वजह कौन बना था? उसकी वजह जहांगीर तरीन साहब बने थे। उनका जहाज़ उड़ा, उन्होंने कोशिशें की, वो लोगों को लाए और फिर वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई और पंजाब में भी हुकूमत बन गई। उसके बाद आप ये देखें कि उनके इख्तलाफात भी हो गए। इमरान खान साहब जो हैं उनसे उनको गिले भी हैं और कप्तान को उनसे गिले हैं। बहरहाल वो ताल्लुक़ नहीं रहा जो पहले ताल्लुक़ था। तो हुआ ये कि इन ताल्लुकात ख़राब होने पे एक दफ़ा याद होगा मैंने अपने इस प्रोग्राम में भी बात की थी, मेरी अपनी भी मुलाकात हुई थी खाने पे जहांगीर तरीन साहब से। तो मैंने खुद उनसे ये पूछा था कि अब आपकी अगली मंजिल क्या होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स के कि इमरान खान साहब की नीयत को, नेचर को देखते हुए, उनकी तबीयत को देखते हुए कि अगले इलेक्शन में वो उन लोगों को टिकट दें जो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनके ग्रुप में हैं और अलग हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि इस पे कि ये वक्त आएगा तो फिर हम बताएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरा ग्रुप फैसला करेगा। मैं इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे ग्रुप ने तो उनके हाथ में फैसला दे दिया। हाँ जी, अब मेरी गुजारिश सुन लें। गुजारिश ये है कि आप तो एक मुलाकात की बात कर रही हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने 3 मुलाकातें की हैं। अच्छा। हाँ जी, उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और 1 मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। अब मुझे ये बताएं कि इन तीनों मुलाकातों में कहीं से भी आपको कोई ना खबर सामने आई और ना इन 3 मुलाकातों की तफसील सामने आई।
लेकिन इन तीनों मुलाकातों में हुआ क्या है? इन तीनों मुलाकातों में हमारे वाकफान हाल ये कहते हैं कि ये बात हुई है कि अपोजिशन लीडर ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, दोनों ने उनको अपनी अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। उनसे कहा है कि आप आ जाएं हमारे साथ और हमारे साथ मिलके पहले तो इस हुकूमत के खात्मे के लिए काम करें और फिर अगले इलेक्शन, असल टारगेट तो अगला इलेक्शन है, तो आप अगर अगले इलेक्शन में आते हैं तो हमारे साथ आए, मिल के काम करते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब ने उस शाइये के बाद जब अपने लोगों से बातें की तो उनके लोगों में से अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाना चाहती है, क्योंकि उस अक्सरियत का ये कहना है और ये मानना है कि शायद उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट ज़्यादा सूट करता है अगला इलेक्शन जीतने के लिए। लिहाजा टिल्ट उस ग्रुप का ये था कि वहाँ मुस्लिम लीग नून की तरफ करें और वैसे भी ज्यादातर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, तो जाहिर है पंजाब में पीपल्स पार्टी का तो वो वोट एंड सपोर्ट नहीं है जो ऐसे ही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये नतीजा उसी दिन निकलेगा जिस दिन जहांगीर खान तरीन साहब को भी कोई थपकी मिल जाएगी, कोई इशारा मिल जाएगा। लेकिन तो आपने इस बात का मुझे जवाब नहीं दिया कि वो राजदारी क्यों। मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन मैं हिलाली साहब से पहले जानूंगी। हिलाली साहब, भाई ठीक है आप हैं नहीं हैं, या बेशक अगर सोच भी रहे हैं, इवन जो कि सोच रहे हैं, बहुत सारे इत्तेहादियों ने भी ये जवाब दिया कि हम सोचेंगे देखेंगे, तो क्या वजह है कि जहांगीर तरीन साहब भी अगर मिले थे आकर कहें कि हाँ भाई हम मिले हैं, उन्होंने कहा है लेकिन हम सोचेंगे देखेंगे, या जो भी उनका स्टांस है अपना वो सुनाते। इस मामले को इतना कंफ्यूजन में क्यों रखा गया है हिलाली साहब? देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये जो गंदे पॉलिटिक्स एक दफ़े पाकिस्तान डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एसोसिएटेड थे, जो हमें पता चला 1958 में वो ख़त्म कैसे हुआ, एक मार्शल लॉ लगा। 47 से 58 जो गंदे पॉलिटिक्स, गंद से गंद पॉलिटिक्स चल रहे थे, और उसके बाद 90s में भी वही छांगा मांगा के गंदे पॉलिटिक्स फिर आए। वो भी एक अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है वो भी ख़त्म हुआ इन द सेकंड मार्शल लॉ। मैं ये देख रहा हूँ कि हम तारीख से तो सीखते ही नहीं है। ये इतने गंदे पॉलिटिक्स हो गए हैं इस मुल्क में कि मैं समझ नहीं है मुझे हम किधर जा रहे हैं। देखिए, छोटी सी बात है, 25 MPs जो है जहांगीर तरीन के, वो अपने आप को, पहले तो उन्होंने कहा हम जहांगीर तरीन के साथ हैं, अब जाके वो नून को कह रहे हैं नहीं यार उसको छोड़ो, वो जो भी फैसला करता है हम अपने लिए निगोशिएट कर रहे हैं, बताओ तुम हमें क्या दोगे। और वो कह रहे हैं, नून वाले कह रहे हैं अच्छा तुम्हारे 25 तो नहीं, हमारे 25 से कम लेंगे, जो नहीं लेंगे उनको कॉम्पनसेट करेंगे। क्या उनको पैसे देंगे आप कि उनको आप टिकट नहीं देंगे अपने पार्टीज का? ये कोई तरीका है? ऑफ 1-1.5 साल खबर है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने तो पर्सनली भी उनसे डील किया है PMLN से, जहांगीर तरीन के जो मेंबर्स हैं। अरे आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, लेट मी फिनिश, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस इन द मिड्स। हाँ, यू जस्ट लिसन देन। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये कोई तरीका है? ये बातें होनी चाहिए ऐसे कि MPs जाके कहना चाहिए बताओ हमें क्या भेजेंगे, क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, और स्पेकुलेशन शुरू हो गया। अब कोर्ट्स भी इसके अंदर शरीक हो गए हैं। भाई नहीं, वो इंडाइटमेंट नहीं होने वाली है, इंडाइटमेंट 18 तारीख को नहीं हुई। भाई सब कह रहे थे इंडाइटमेंट हो गए, नहीं यार 28 को भी नहीं होगी। क्यों नो, ये क्या करता है पाकिस्तान को, ये क्या करता है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को, ये तबाह कर देता है पाकिस्तान और ये बताता ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं ये इनको कोई इज्जत नहीं है अपने पॉलिटिक्स, अपने प्रोसेस, अपना सिस्टम, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। आई एम वेरी सॉरी। अब मैं जानना चाहता हूं कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट ऐसी चीज में क्या कर सकते हैं बेचारे, वो क्या करेंगे? माय गॉड, माने कि इन लोगों के साथ क्या हो सकता है भाई? अगर एक चीज मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि जो खराब है वो खराब है, मगर न्यूट्रलिटी जरूरी है। अब देखें जिस तरीके से ये हैंडल कर रहा है, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये पॉलिटिक्स ऑफ द 50s, पॉलिटिक्स ऑफ द 90s, और जिस किस्म के तरीके से वो खत्म हुए पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। चलिए, ये आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब हिलाली साहब मेरी बात सुनिए, आइडियली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको तो कोई नेगेट नहीं करेगा
कि आप आइडियली गलत कह रहे हैं। जाहिर है एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये पैसे लेकर चीज़ें इधर उधर वफादारियां तब्दील करना, इसको तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन हम इस वक्त आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो हो रहा है। और जो आप बात करें कि मैं तो सिर्फ आपसे ये जान रही हूँ कि पर्सनली क्या जो जहांगीर तरीन के मेंबर्स हैं वो PMLN से नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं मीडिया में वो तो यही थी कि उन्होंने जहांगीर तरीन को ये इख्तियार दिया है कि आप जो फैसला करें, आप जिस तरफ खड़े होंगे हम उसी की तरफ खड़े होंगे। तो बेसिकली उनकी जानिब से तो उन्हें पावर दी गई है, पर्सनली उन्होंने नेगोशिएट किया। ये मैं आपसे सुन रही हूं। जो लोग इमरान खान को वादा किया था फॉलो करेंगे, जो लोग उनके नाम पे इलेक्ट हुए हैं, जो लोग के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप समझते हैं वो जहांगीर तरीन के साथ ईमानदार रहेंगे? ये कोई लॉजिक है? ऑफ कोर्स नॉट। उनके लिए देयर इज नो लॉयल्टी, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, उनके एक ही लॉयल्टी। वैसे उनमें से ज्यादातर वो हैं जो इमरान खान के नाम पर इलेक्ट नहीं हुए, ज्यादातर इमरान साहब इनमें से, अगर आप करेक्ट कीजिएगा, ज्यादातर तो वो हैं जो बाद में मेरा ख्याल पार्टी में क्यों आए भाई? यहाँ दैट्स ट्रू, वो पावर मिल रही थी, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होते, राइट, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हो जाते। PTI में आने की क्या जरूरत थी? क्या दगाबाजी? बहुत सारे ऐसे भी हैं वैसे हिलाली साहब। गुजारिश ये है कि हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना, जहांगीर खान तरीन के ग्रुप में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली ही इलेक्ट हुए थे, आजाद इलेक्शन जीते और बाद में सुन लें, बाद में जहांगीर खान तरीन के कहने पे और हुकूमत की जरूरत के तहत, क्योंकि उस वक्त तहरीक इंसाफ को उनकी जरूरत थी, तो उनकी जरूरत पूरा करने के लिए वो PTI में आए। वो अपने शौक से ज्यादा इमरान खान साहब के वजीर आजम बनने के शौक में PTI में आए, क्योंकि उस वक्त इमरान तहरीक इंसाफ सर अब बात तो सुने ना, वो उस वक्त आ गए। अब बात ये है कि PTI, अगरचे ये बात ठीक है लाली साहब की कि जब आ गए तो अब रहे, लेकिन अगर PTI उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं कर पाई तो उनको ये हक हासिल है कि वो आज़ाद आए थे, वो आज़ाद छोड़ दें, लेकिन पार्टी छोड़ दें, वापिस चले जाएं, क्योंकि वो PTI के टिकट पे तो नहीं थे लड़े। लेकिन बात ये है कि अभी तक इस सारे खेल में मैं आपसे ये कर्ज कर दूं कि जो हिलाली साहब बात कर रहे थे 1958 की या 90s की, अभी तक उस तरह की अल्लाह का शुक्र है सियासत नहीं हो रही कि लोगों को पैसे दिए जाने का लालच दिया जा रहा हो या पैसे दे के ख़रीदा जा रहा हो या इस तरह की। इस वक्त अभी भी मेरी जो इतलात है उनके मुताबिक जहांगीर खान तरीन के अगर कुछ लोगों ने इंडिविजुअली राब्ता किया भी है तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये उन्होंने फैसला किया है कि हम किसी से इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा और उन्होंने जहांगीर खान तरीन को उस मुलाकात में ये यकीन भी दिलाया है कि अगर आपके लोग आएंगे तो आपके जरिए से हम करेंगे, ये नहीं होगा कि आपके ग्रुप कहा। तो वैसे उन्होंने ये भी था कि हम तो एलाइज से ही बात करेंगे, PTI में नकब नहीं लगाएंगे। मौलाना साहब ने कहा था, फिर PTI के जहांगीर तरीन से या उनके मेंबर से क्यों मिल रहे हैं, ये फिर एक डिफरेंट बात है। लेकिन अगेन वही बड़ा क्वेश्चन कि क्या जहांगीर तरीन साहब इस सिलसिले में कोई फैसला कर चुके हैं, क्या वो PTI को छोड़ रहे हैं? बड़ा मानी खेज सवाल सहाफ़ी का, लेकिन उस पर उनका रिएक्शन क्या था, जहांगीर तरीन साहब का क्या था, वो आप देख लीजिए। जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ खड़े तो बेसिकली उनका कोई जवाब नहीं था। इमरान साहब उन्होंने तो इस पर कमेंट नहीं किया, इसको क्या समझा जाए? यही तो सियासत है। आप जहांगीर खान तरीन को क्या बेवकूफ़ समझती हैं? अगर जहांगीर खान तरीन को पाकिस्तानी सियासत में इतना वेट मिल रहा है कि हुकूमत भी उनके पीछे है, मुस्लिम लीग भी उनके पीछे है, बल्कि पूरी अपोजिशन उनके पीछे है, तो वो क्यों ये मौका गंवाएंगे? वो तो चाहेंगे कि उन्हें और मिले, क्योंकि एक बात याद रखें कि जहांगीर खान तरीन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने ग्रुप को लेके कहीं और चले जाएं। एक जो PTI में हमेशा से मुतबादल क़यादत की बात होती है, उस बात को भी ज़हन में रखें। अगरचे मेरी ज़ाती राय में PTI माइनस इमरान खान कुछ भी नहीं है। PTI धर्म से नीचे आ जाएगी अगर इमरान खान को PTI से अलग कर दिया जाए।
लेकिन बहरहाल हर वक्त हर जमात में मुख्तलिफ तरह की कोशिशें और चीजें होती रहती हैं और हो सकता है डिफरेंट ग्रुप्स बने, कुछ भी डिवीजन हमें नजर आए। लेकिन अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, वो कैसे अपने लोगों को भी इंटैक्ट रखे और एलाइज को भी? हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, अब क्या एलाइज को पीटीआई अपने साथ रखने के लिए फिर से ब्लैकमेल होगी, फिर से उन्हें कोई कैबिनेट में मजीद सीटें मिल जाएंगी, क्या होगा, कैसे उन्हें मनाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है, ये कहना कि नून ने कहा है हम बड़े प्रिंसिपल लोग हैं, हम सिर्फ क्या तरीन से बात करेंगे, माने भगोड़ा का किंग भगोड़ा तरीन से बात करेंगे, छोटे भगोड़ों से नहीं बात करेंगे। छोटे भगोड़े नहीं, मैं छोटे लोग जो पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं, छोटे जो भी कहते हैं आप उनको, रेबल से। तो सादिक ने इतना बड़ा लिस्ट ले गया इन लोगों का जो भागना चाहते थे पीटीआई को छोड़ के, और वो जैसे इमरान याकूब ने कहा वो इसमें आना चाहते थे। माने वो ये भी जो हैं ये डिजर्टर्स जो हैं, इनको क्या कहें, ये जो भाग जाते हैं, ये भी जाना चाहते थे नून में। तो उन लोग बागी, हाँ बागी जाना चाहते थे नून के पास। तो क्या कहा नून ने? नून का जवाब यह था, हम इनको देखते हैं, हम इवेल्युएट करेंगे, जिसको हम चाहते हैं हम लेंगे, जिसको हम नहीं चाहते नहीं लेंगे। अयाज सादिक को ये जवाब मिला था, बाकी ये सब जवाब उसको। देखिए, खुदा के लिए गेट इट स्ट्रेट, इनमें कोई ऑनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है और पॉलिटिकल एडवांटेज है। अब आपको कहना कि यूनिटी की बारे में आप बात कर रहे हैं, किस बात पे यूनिटी है? कॉन्स्टिट्यूशन पे यूनिटी नहीं है। आधा मुल्क तो कहता है 18th अमेंडमेंट गलत है, और हमें पता है कि कौन लाया और कैसे लाया और किसने क्यों सपोर्ट किया। हालांकि वो खुद कहते थे, दूसरे एक तरफ से तो कहते हैं हाँ हम सपोर्ट करेंगे, दूसरे तरफ से कहते हैं ये तो भाई ये हमारे साथ तबाही हो रही है। तो देखिए, इन लोगों में देयर इज नो कॉन्फिडेंस लेफ्ट। तो मैं ये जानना ये सिर्फ चाहता हूं कि इस तरीके से कैसे, क्यों भाई 1.5 साल के लिए, जस्ट 1.5 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये कहते हैं हम वोट को इज्जत देते हैं, और ये कहते हैं हम, देखिए जो भी होता है। अगर आप वोट को इज्जत देते, आप इस पार्लियामेंट में आते नहीं, आप इस्तीफा देते, निकल जाते, कहते ये रिग्ड है, हम नहीं मानते ये पार्लियामेंट को। उसमें तो आपके पास इतनी जुर्रत नहीं थी कहने के लिए। वो जो 25,000 रोज मिलता है जब आप जाते हैं, वो तो आपको चाहिए था, पर्क्स और प्रिविलेजेस चाहिए था। यार, these are people without honor. For God's sake, get it straight. चलिए हम ये मान लेते हैं लाली साहब, लेकिन ये बता देना गवर्नमेंट निकलेगी कैसे इस क्राइसिस से? बात तो ये है। 1 मिनट हिलाली साहब, बात ये, आपने जितनी बातें की मैं उनको ठीक मानता हूं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब वही लोग पीटीआई में आते थे, इमरान खान साहब उनके गले में पीटीआई का वो एक मफलर डाल देते थे, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक कपड़ा डाल देते थे, एक झंडा डाल देते थे, उस वक्त ये ठीक था कि किसी भी पार्टी का उनके पास आ जाए? उस वक्त भी यही लोग थे। दूसरी बात सर, दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि ये देखें आप, मामला ये है कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने तो इस्तीफा भी दे दिए थे। आपको याद है पीटीआई के लोगों ने कौमी असम्बली से, और जब वापस आए थे तो सारे तनख्वाहें और वो चीज़ें अपनी जो थे पक्ष वगैरह वो वसूल भी कर लिए थे। तो ये मैं ये कहता हूँ कि इस हमाम में ये सारे एक जैसे, ये सब नंगे हैं। ये पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, जहाँ इनके आप देखें इनके मफाद की बात होती है तो वो सब मुतफिका तौर पर करारदाद फ़ौरन मंजूर हो जाती है या नहीं, मुतफिका तौर पर बिल पास हो जाता है या नहीं। लिहाजा ये कहना कि इमरान तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब वक्त होता है पार्टी चेंज करने के लिए, जब पीटीआई बन रहा था, जब पीपीपी बन रहा था, बहुत सारे लोग थे मुख्तलिफ पार्टीज में जो भुट्टो के साथ आना चाहे, तो उन्होंने कहा जी हम भी आपके पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। पीटीआई जब बन रहा था यही हुआ था। भाई एक वक्त होता है पार्टी को ज्वाइन करना, इसके मतलब नहीं है कि आप एक पार्टी पे हो तो उम्र भर एक पार्टी में रहें। नो, बट देयर इज अ टाइम
to resign and a time to go. ये और उनका टाइम वही होता है जिस वक्त उन्हें फायदा हो रहा होता है हिलाली साहब। सियासतदान का टाइम वो होता है जहां उसे अपना फायदा नजर आता है। They are not men of honor. तो इन चलिए अब ये तो आप लोगों में इत्तेफाक हो गया ना हिलाली साहब, अब मुझे थोड़ा आगे तो चल लेने देना। अब उन्हें बुरा भला कहते हुए तो सारा नहीं हमने प्रोग्राम गुजारना। बात ये है कि अब जो भी है, अब क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान साहब ब्लैकमेल हो जाएंगे, इत्तेहादियों को नवाजेंगे, अपनों को पकड़ेंगे, ब्लैकमेल होंगे, किस तरह से इस क्राइसिस से निकलेंगे? देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है ना, एक दिन पहले भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको ये बता दूं। हाँ जी, उन्होंने आप देखें जो मंडी बाउद्दीन वाला जलसा था ना, उसमें जो तकरीर थी, उस तकरीर में उनका लहजा चीख चीख के बता रहा था। अब देखिए इमरान खान साहब अगर इस हुकूमत में आके वजीर आजम के मनसब से जाना ना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए बड़े हौसले की ज़रूरत होती है। यहाँ तो कोई अल्लाह माफ़ करे चपरासी हो जाए तो वो नौकरी नहीं छोड़ता, वो तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान है, अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जत दी है। मैं नहीं समझता कि वो एक दिन पहले भी असम्बलियाँ तोड़ेंगे, ये ना हो कि बिल्कुल मजबूर हो जाए। यहाँ इस वक्त मैं समझता हूँ इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब की सूरत हाल ये है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये असम्बली इसी तरह से चलती रहे और किसी तरह से वो कैबिनेट को भी बड़ा करेंगे। हाँ जी, किसी तरह से चीजें मैनेज कर लें। बिल्कुल वो इत्तेहादियों को खुश करने की भी कोशिश करेंगे, कैबिनेट को भी बड़ा करेंगे। नहीं, तिजोरियों के मुंह इमरान खान उस तरह से नहीं खोलेंगे। तरक्याती फंड्स की तरफ इशारा है मेरा। जी लाली साहब, जी जी एक मिनट सीखिए। देखिए लेट्स टॉक नंबर्स, बात करते हैं। 172 सीट्स चाहिए इस वक्त उनके पास 162 सीट्स हैं पीटीआई के पास, 5-6 सीट्स है एमक्यूएम क्या चाहती है, एक और मिनिस्टरशिप चाहती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रूसी जब मैं रशिया विजिट के बाद मैं कराची रुकूंगा और 90 जिधर भी है वो 90 अजीजाबाद जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। जाहिर है उनको 90 वो दे देगा उनको कुछ 1 या 2 पता नहीं क्या। फिर बीएपी पार्टी है, वो कहते हैं हम 4-5 लोग हैं, हमें भी चीज़ चाहिए, उनको 1 मिल जाएगा, शायद 2 मिल जाएं, 1-2 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मुनीस साहब ने तो रूल आउट कर दिया है जंपिंग शिप काफ लीग से, तो लोग कहते हैं कि उधर 0 प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफेक्शन है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर भी जहांगीर तरीन के 6 MNA सब चले जाएं, वो 162 + 6 is 168, अब वो 4 और सीट्स जो हैं वो किधर से इनके आएंगे? हिलाली साहब मैं आपसे इसका जवाब दूं, मेरी बात सुने, होगा क्या? बात ये है कि जो अगर तो अंपायर न्यूट्रल रहा, अगर अंपायर इस वक्त जैसे न्यूट्रल है, अगर अंपायर न्यूट्रल रहा, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि इस वक्त आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपोजिशन के पास नंबर पूरे हो चुके हैं। मुनीस इलाही साहब की बात सुन लें, आपको मुनीस इलाही साहब का एक फिक्रा तो याद है, लेकिन जो उनके वालिद मोहतरम चौधरी परवेज इलाही साहब ने इलामिया जारी किया, उसके शायद 4 फिक्रे आपने नहीं पढ़े। वो वही फिक्रे हैं जो हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट पेश कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है, एमक्यूएम हो, बीएपी हो, काफ लीग हो, इमरान खान बड़ी माजरत के साथ इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो इत्तेहादी हैं वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान खान अगर ब्लैकमेल होना शुरू करेंगे तो फिर उसकी कोई हद नहीं है। इमरान खान साहब मगर इस वक्त जी सर आप सही कह रहे हैं। इस वक्त आप कह रहे हैं, इस वक्त आपका लेट्स से कि आपका इंफॉर्मेशन सही है, मगर इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं हुआ है ना। जी बिल्कुल ठीक। उस वक्त की बात करें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव वो वक्त कब आएगा? अगला सवाल यही है मेरा। अगले वीक में आ जाएगी तहरीक अदम एतमाद इमरान साहब, क्योंकि अगला वीक लोग बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। सुन ले, मुझे हिलाली साहब ये लग रहा है कि अगले 15 दिन बड़े अहम है। मुझे लग रहा है कि अगले 15 दिन बड़े अहम है। अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए भी लाली साहब कर रही हूँ क्योंकि 28 फरवरी तो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की, जो उन्होंने अपना एक लॉन्ग मार्च अनाउंस कर रखा है, वो 27 फरवरी उसकी तारीख उन्होंने दी हुई है। अब वो भी सर पे खड़ा हुआ है। तो मेरा मतलब ये है पूछने का कि अदम एतमाद अगर आ जाएगी तो क्या लॉन्ग मार्च डिले हो जाएगा? लॉन्ग मार्च अपनी जगह होगा तो क्या फिर बाद में अदम एतमाद आएगी?
अगले वीक में आपको नजर आ रहा है कि प्रोसीड करेंगे ये लोग? देखिए, इनका जो है शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो इंडाइटमेंट होना था वो मुझे नहीं पता क्यों जो 18 तारीख को होना था वो 28 को पोस्टपोन हो गया है। और सुना ये है कि 28 को जो होना है वो इधर तो कोई पकड़ा नहीं जाता है, इधर किसी का ट्रायल नहीं होता है। वो तो इट इज़ इन कीपिंग विद दैट ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान कि ये सब चीज़ें होते रहते हैं। कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, किसके कन्वीनियंस पे मैं नहीं कहना चाहता, मगर कन्वीनियंस पे डिपेंड करना चाहता है, ख़ास तौर जब पंजाब के मामले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इंडाइटमेंट आ जाए और वो इंडाइटमेंट बड़ा सीरियस इंडाइटमेंट है तो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो पहला कैंडिडेट है वो शहबाज शरीफ है, दूसरा कैंडिडेट है वो मरियम शरीफ है, तीसरा कैंडिडेट जो है वो क्या हमजा शरीफ है, चौथा कैंडिडेट जो है कोई शरीफ का चौकीदार होगा, पता नहीं कौन। मगर कहने की मतलब मेरा सिर्फ ये है वो शरीफ फैमिली से बाहर नहीं जाएंगे। It's just ridiculous. It's a joke. इमरान साहब कहाँ से बात शुरू होगी अदम एतमाद की? पंजाब में आएगी, स्पीकर को पहले हटाएंगे, आगे का प्लान क्या होगा? फौरी इलेक्शन होंगे या कोई गवर्नमेंट बनेगी? मेरा ज़ाती ख्याल है कि वफाक से काम शुरू होगा। अब वो कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी लोगों से कुछ बात हुई है, वफाक में स्पीकर को पहले टारगेट करेंगे या प्राइम मिनिस्टर के? देखिए उनका इस वक्त देखिए जब उनको ये यकीन हो गया और उनको पता लग गया कि हम अब कामयाब होंगे तो वो रिस्क नहीं लेंगे, वो फौरी तौर पे फिर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पे ही आएंगे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। उसकी वजह वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर पे आते हैं ना तो इमरान साहब एक टेक्निकल इसमें है ये चीज़, ये आने वाले दिनों में हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर को फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए से वो करते हैं तो उसमें फिर जो डी-सीट हो जाएंगे जो उनके मेंबर्स हैं, तो फिर अगला जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इलेक्ट करने के लिए मेंबर्स ही पूरे नहीं होंगे किसी के पास। ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है ना, आइन के मुताबिक। तो फिर तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो अपोजिशन तो चाहती ही है, मुस्लिम लीग नून तो यही चाहती है ना कि नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो वो 3 महीने के लिए अगर फिर निगरान गवर्नमेंट बन जाएगी तो उसके बाद वो इलेक्शन हो जाएंगे। तो फिर ये ऐसा हो सकता है ना, फिर पहले स्पीकर की तरफ चले जाएं। अब देखिए, नहीं स्पीकर की तरफ तो नहीं हो जाना चाहते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे और आपको ये पता है कि इस तरह हुकूमत टूट सकती है तो उनको नहीं पता जो खिला रही हैं। अच्छा, उन्हें सब पता है। तो वो ये इलेक्शन की तरफ जाने के लिए इसलिए डायरेक्टली जाएंगे। चलिए ये खैर देखते हैं आने वाले इस तरफ क्या सिचुएशन बनती है। बहरहाल जनाब, ये अभी मूवमेंट के लिए तैयारी हो रही है, वो तैयारी किस हद तक कामयाब होती है नहीं, आने वाले दिनों में ये आखिरकार खुल ही जाएगा। अगला वीक बड़ा इंपॉर्टेंट इस सिलसिले में कहा जा रहा है और मुख्तलिफ इत्तेहादियों और ख़ुद जहांगीर तरीन साहब की जानिब से भी अगले वीक तक का ही वक्त मांगा गया है, इशारा दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ख़ास तौर पर बात करेंगे PSL के हवाले से। बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त मोमेंटम में ये मैचेस चल रहे थे, लेकिन इस दौरान कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर पर बैन कर दिया है PSL को और काफ़ी उससे दागदार हो रही है सारी सिचुएशन PSL की। क्या ये सिचुएशन बनी है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। PSL आबोताब से जारी और सारी है और बड़े ज़बरदस्त मैचेस भी हो रहे हैं, लोगों का बड़ा जोश व खरोश भी हमें नज़र आ रहा है और माशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने देखा कि बड़ा शायकीन लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं मैचेस से। इस दौरान ये खबर सामने आई कि जनाब जेम्स फॉकन्स जो हैं ऑस्ट्रेलवी प्लेयर लीग के, उनकी जानिब से कुछ होटल में हंगामा आराई की गई है, तोड़ फोड़ की गई है। जब उनसे इस तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के इजाले के लिए कहा गया और मुबैना तौर पर नशे की हालत में उन्होंने ये सब किया, तो उनकी जानिब से मज़ीद इल्ज़ामात धर दिए गए PSL इंतज़ामिया और PCB पर। उन्होंने कहा कि जी उनसे कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी भी की गई है, उन्हें पेमेंट नहीं की गई है, जो कुछ एडवांस पेमेंट होती है और बाकी बाद में लीग के, और उनका रवैया ठीक नहीं है। काफ़ी किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए। PCB ने इस सारे मामले के हवाले से सख्ती से तरदीद किया और उनका कहना है कि जिन्होंने अकाउंट दिया था उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन इन्होंने खुद ही गलत अकाउंट दिया था। अब दूसरे अकाउंट में भी कह रहे हैं कि पैसे ट्रांसफ़र करें, और उसके साथ साथ जो उनका पूरा रवैया है जिस पे उन्होंने तोड़ फोड़ की, उस पर भी PCB की जानिब से ज़ाहिर है कि तशवीश का इजहार किया गया, जिसके बाद ये तय किया गया कि आइंदा उन्हें PSL की बिडिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जनाब ये सारी सूरत हाल हुई, जिसके बाद से एक बदमज़गी सी हुई
लेकिन इस वाक़े की वजह क्या है, हकीकत क्या है और इसके असरात क्या होंगे, इसके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। मेरे साथ आज सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी स्पेशली मौजूद हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं एक शॉर्ट सा कमेंट इमरान साहब से भी ले लूँ और उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो सारा वाक़या हुआ है, ये आपको एक कोइंसिडेंस लग रहा है कि हो गया, या फिर आपको लग रहा है कि कोई प्लान्ड तरीके से कुछ किया गया कार्रवाई? देखिए, बाज़ लोग होते हैं जिनको इज्जत रास नहीं होती, तो ये मौसूफ भी ऐसे ही है। इनका रवैया पहली दफ़ा ऐसा नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान ने तो उन्हें इज्जत दी थी उनको, हालांकि आप देखें उनका इंटरनेशनल क्रिकेट तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी, उन्हें बुलाया, सब कुछ किया। उन्होंने पिछले साल अपने मुल्क को नहीं छोड़ा था, वो अपने बिग बैश लीग जो होती है उसको छोड़कर दुबई में T10 के लिए चले गए थे। इसके अलावा इंग्लैंड में एक दफ़ा वो गिरफ्तार भी हो गए थे नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए। ये यानी उनके साथ, हाँ जी, ट्रैक रिकॉर्ड उनका ऐसा है। फिर जो इनके जिनके साथ के 3 साल क्रिकेट खेलते रहे हॉबर्ट हरिकेन्स के साथ, उन्होंने पैसे की वजह से बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। ये सारी चीज़ें वो माजी में भी करते रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह के हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे स्पोर्ट्समैन में, क्रिकेट में जब फेम भी आपको इतना मिले, पैसा भी मिले, तो बाज़ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। भट्टी साहब, आप तक क्या खबरें पहुंची हैं? क्या वाकया पेश आया? क्या वाकई इनके साथ कोई मिसकंडक्ट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया है? किसका मौक़िफ़ सही लग रहा है आपको? अच्छा समीना, सबसे पहले तो इमरान याकूब साहब जितना माशाल्लाह अच्छा तजज़िया दे रहे थे, ये भी मेरे ख्याल अपनी फील्ड के ऑलराउंडर हैं। लग रहा है कि हमारी दुकानें भी बंद करा दें। अच्छा, दूसरा, जहाँ तक जेम्स फॉकनर का मसला है, जेम्स फॉकनर देखे, बिल्कुल इमरान साहब ने सही तजज़िया किया कि हमने और पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको बहुत इज्जत दी। इतना वो डिजर्व नहीं करते थे जितना दम करके नशे की हालत में आज। पहले उन्होंने जो 5 स्टार होटल है लाहौर का, वहाँ तोड़ की, फिर इमिग्रेशन हुकाम से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बदतमीजी की। बहरहाल इनके खिलाफ तो सीधा पुलिस का केस बनता था। और मैं जियो पे जो हमारे अब्दुल नदीम डोगर साहब है, वो शाम में तजज़िया दे रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की जो फौजदारी निज़ाम है उसकी एक क्लॉज को कोट किया कि कम से कम 4 साल सजा इनको हो सकती थी जितनी इन्होंने आज ब्रीचेस की है। लेकिन चूंकि 27 तारीख को ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि इसको हथकड़ी लग जाए और एक इंटरनेशनल स्टोरी क्रिकेट से कहीं और डाइवर्ट हो गया। खुदा न खास्ता ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एसोसिएशन या दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ किसी किस्म की कोई ब्रीच नहीं हुई। जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे PSL दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है और PSL जब से नजम सेठी साहब ने इसको स्टार्ट किया, माली मामला PCB ने अपने हाथ में रखे हुए, फ्रेंचाइज ओनर्स पेमेंट नहीं करते, PCB डायरेक्ट प्लेयर्स को पेमेंट करता है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट जेम्स फॉकनर को भी दूसरे खिलाड़ियों की तरह 70% जो इसके मार्जिन की रकम थी, $50,000 बनती थी, वो इसको अदा कर दी गई थी। पहले इसने बरतानिया का एक ऑफशोर अकाउंट था, उसका नंबर अपने एजेंट के जरिए PCB को दिया, कहा कि इस अकाउंट में मेरी ये रकम ट्रांसफर कर दी। PCB ने कर दी। चंद दिन पहले इन्होंने कहा कि ये रकम, ये ऑस्ट्रेलिया का ऑनशोर अकाउंट है, इसमें ट्रांसफर कर दें। तो PCB ने सिंपल बात की कि भाई आप $50,000 वापस करें, हम वो रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। वहाँ से फिर खामोशी इख्तियार इन्होंने कर ली, जवाब नहीं दिया। असल में कल मामला जहाँ गड़बड़ हुई, कल ये कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेल रहे थे। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच था। मैच से पहले इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स से कहा कि मुझे कुछ आप मजीद रकम दे दें, अदरवाइज मैं फिर आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ आज के मैच के लिए। आपको पता है कोयटा की टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होने के करीब है। उन्होंने इसकी जो धमकी कह ले या ब्लैकमेलिंग कह ले, उसमें आने से इनकार कर दिया और रकम जो इन्होंने मांगी थी वो उन्होंने देने से इसको इनकार कर दिया। अच्छा, दुनिया के बड़े प्लेयर्स, PSL में भी ऐसा होता है कि बाद फ्रेंचाइजेस बड़े प्लेयर्स को पैसे देती है अंडर हैंड, लेकिन ये उस जैसा इमरान साहब ने स्टार्ट में कहा, ये उस क्वालिटी के आप प्लेयर नहीं रहे। लास्ट ईयर जो 2021 में इनकी PSL में कैटेगरी थी, ये कैटेगरी इनकी ऑल डाउन हो गई है, लिहाजा ये डिजर्व नहीं करते थे कि इनको अंडर हैंड
पैसे दिए जाए, तो इन्होंने वो मैच खेलने से इनकार किया और मैच के बाद इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया को कहा कि मुझे वापसी के मेरे टिकट करवा के दिए जाए, मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जाना चाहता हूँ। तो उसके रिएक्शन में यानी इन्होंने ये सारा हंगामा किया है होटल में। नशे की हालत है, देखिए नशा वैसे इन्हें कहा किसने पहुंचा दिया वहां पर, ये भी एक सवाल है। वो देखे, वो तो नशा तो जो 5 स्टार होटल है उसमें तो गैर मुस्लिम उनके लिए अवेलेबल होता है। भट्टी साहब शराब पी कमरे में नशा करना कोई वो नहीं है जी, ऐसे ही है। चेकआउट होते हुए होटल के रिसेप्शन पे हंगामा कर रहे हैं, फिर एयरपोर्ट पे हंगामा कर रहे हैं। देखे इमिग्रेशन वाले FIA के लोग, अभी आप देखें आपके चैनल पर थोड़ी देर पहले ही मौसम बेग साहब से चंद लम्हे पहले मैंने इंटरव्यू सुने, वो टिकट देखे, तो मौसम बेग साहब भी FIA के साथ इसी तरह की झड़प में मुश्किल में है ना। भट्टी साहब शराब पीकर गुलगुबारा करने पे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 11A के तहत 4 साल तक सजा हो सकती है, और बाकी जो इन्होंने वैसे किया ये सारी चीजें इन पे तो जो है ना मुख्तलिफ 2-3 दफा वो भी बात आ जाएगी कि इन पे ये लागू भी होगा। हम तो इमरान साहब को इनकी क्राइम के जो स्टोरियों थे उस हवाले से जानते थे, इन्होंने जैसे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा कोट कर दी, लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, इसको जाने दे। भट्टी साहब आप साथ रहिएगा, मैं फर्दर भी आपसे बात करती हूँ, मैं हिलाली साहब का भी कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, एक PSL इतना अच्छा पाकिस्तान का एक ब्रांड है कि जिसकी अब आलमी तौर पर पजीराई हो रही है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लीग है और सब प्लेयर्स अब इसकी तरफ देख रहे होते हैं। आपको क्या लग रहा है ये कहीं जानबूझकर, क्योंकि ये जो बिग 3 हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनका भी कुछ गठजोड़ ऐसा होता है बाजुकात, आपको लगता है कि कोई इंडिया की जानिब से तो नहीं कोई ऐसी साजिश की गई है इन्फ्लुएंस करके कि जी कुछ इसमें गड़बड़ की जाए? ये भी एक वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है हिलाल साहब। समीना, क्या जो आदमी जो ड्रंक क्रिकेटर हो उसका हम इस चैनल पे उसकी हरकतें डिस्कस करेंगे? वो अब हमारे लीग का हिस्सा है ना, क्या करें, हर चैनल पे ही ये तो बात तो होगी ना। ये तो हमारा अच्छा, तो आप ये चीजें डिस्कस करना चाहती है, चले जाए ड्रेसिंग रूम के अंदर, 1-2 गालियां भी उधर होंगी, उधर भी उसको भी सुन के नेक्स्ट डे विल डिस्कस इट ऑन द चैनल। ये क्या बात कर रहे हैं हम यार, फॉर गॉड सेक forget it, let's move on। ये ड्रेसिंग रूम की खैर बात नहीं, आप नहीं कमेंट करना चाहते, आपकी मर्जी है, लेकिन वैसे ये ड्रेसिंग रूम की बात नहीं है, ऑब्वियसली ये एक लीग को अगर हम बात कर रहे हैं उसके हवाले से, लेकिन आपने जो पॉइंट क्या हो गया है लीग को भाई, एक पिया हुआ ऑस्ट्रेलियन रोज पता नहीं हजारों करोड़ों ऑस्ट्रेलियन ड्रंक होके चीजें तोड़ते हैं, ये हमारे मुल्क में आया, क्रिकेट खेल रहा था, पी गया, झूठ बोला, जो भी हुआ, ये कोई डिस्कशन करने की बात है? चलिए ठीक है, ना करें आप हिलाल साहब, हमें तो करने दें, आप ना साजिश है पाकिस्तान। ओके भट्टी साहब, ये बताइए कि ये आगे ऑस्ट्रेलिया ही का दौरा भी है, आपको लगता है PCB ने इसीलिए कुछ एक्शन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रखा है इनके अगेंस्ट, ताकि कुछ इस तरह के ताल्लुकात आपस में मुतासर ना हो? पहले ही हम जाहिर है कि इस वक्त ऐसी स्टेज पे हैं कि जहाँ हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वेलकम कहना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो हम ऐसा कुछ चाहते नहीं है कि कुछ गलत हो। अच्छा समीना, जफर हिलाली साहब हमारे लिए मोहतरम है, उन्होंने जिस तरह के जज्बात का इजहार किया एज ए पाकिस्तानी, मेरे भी यही जज्बात हैं, लेकिन चूंकि हमारी रोजी रोटी इसी से वाबस्ता है तो इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं जफर साहब। लेकिन बिल्कुल जो आपके जज्बात हैं वो एज ए पाकिस्तानी हमारे भी जज्बात हैं, लेकिन ये इतना शातिर था समीना, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि यहाँ से जब वो दोहा की फ्लाइट पे बैठा है तो खामोशी से बैठ गया जहाज में। जब ये दोहा एयरपोर्ट पे इसने लैंड किया है, इंटरनेट की इसको एक्सेस मिली है, वहां से इसने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और ट्विटर पर फिर गंद करना शुरू किया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जो हैं इससे मुतासिर होंगे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी दुनिया में जिस तरह का नाम कमाया है इस PSL के जरिए, दुनिया का कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो आज कह दे, बहुत सारे मेरे ख्याल 50-60 फॉरेनर इस वक्त भी लाहौर में हैं, कोई एक अंपायर, मैच रेफरी, खिलाड़ी या दीगर ऑफिशियल में कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि पेमेंट के मामले में PSL में उनके साथ गड़बड़ की हुई है या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ऑर्डर नहीं किया।
ये चूंकि जेम्स फॉकनर का जिसने इमरान साहब ने स्टार्ट लिया था, इसका अब सितारा वैसे ही गर्दिश में था इसकी परफॉर्मेंस की वजह से इसको। और बल्कि मैं जाते जाते पता नहीं आपके पास कितना टाइम है, आपको ब्रेकिंग भी दे दूं कि थोड़ी देर पहले इसने जब इसे दोहा एयरपोर्ट पे अगली फ्लाइट पे बैठा है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, अपने उस एजेंट को भी फारिग कर दिया है। लॉकहार्ट नामी एजेंट था इसका, तो उसने दोहा में उसको भी फारिग कर दिया कि तुमने पूरा पीसीबी के साथ मेरा मामला मिसहैंडल किया और मुझे कम पैसे दिलवाए, तुम चाहते तो मुझे ज्यादा पैसे मिल सकते थे। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन, मुझे तो कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ आपको इस तरह के बहुत करैक्टर्स मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं भी शाम से इसी में मेरा भी दिमाग अटका हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोस में एक लीग शुरू होने जा रही है कुछ दिनों बाद। जी जी। हो सकता है कि इसको किसी ने टास्क दे दिया हो कि भाई पाकिस्तान में तुम ये गन करके आ जाओ। अभी तक जो ड्राफ्टिंग हुई है वहाँ पे उसमें नहीं है जेम्स फॉकनर का नाम। हो सकता है कि आगे जाके इसका नाम आ जाए, लेकिन जो आपने साजिशी मफरूजा आप लेकर आई हैं, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। पर भट्टी साहब, आपको तो ज्यादा पता होगा, पीसीबी जो है वो उसने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को भी इसके बारे में, इसके रवैये के बारे में आगाह कर दिया, और वो ऑफिशियली जो है पीसीबी उसने पूरा। चलिए, होपफुली इसको अब हम देखते हैं कि आखिरी पॉइंट एक ये कि जाते जाते कि अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी देर बाद सुबह हो रही है, मेरा ख्याल में पीसीबी लीगल ऑप्शन पर भी गौर कर रहा है, इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं जी। होपफुली ये मामला अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगा और ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकों को। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं दो अहम कवानीन जो हैं उनको ऑर्डिनेंस की सूरत में पास करने के लिए भेजा गया है। ये कवानीन क्या हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा किसको, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बताया है कि दो अहम जो कवानीन हैं मंजूरी के लिए भेजे गए हैं वफाकी काबीना को ऑर्डिनेंस के ज़रिए। इस पर पहले से ही बात हो चुकी है। वो ये कि जनाब, एक तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे, और इसके साथ साथ ये कि मुख्तलिफ इदारों के हवाले से जो तनकीद है उसको काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया जाएगा और उसकी सज़ा बढ़ाई जा रही है। बेसिकली तो तरमीम उसमें की जा रही है। मैं स्पेसिफिकली वक्त कम है तो मैं ज़रा पहले वाले ही कानून के हवाले से बात करूंगी और दोनों का कमेंट लूंगी। लाल साहब, आपके ख्याल से ये बेहतर है चीज़ कि पार्लियामेंटेरियंस को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने हलकों में जाएं और जाके कैंपेन करें अगर वहाँ पे कोई इलेक्शन हो रहा है? जी ज़मीना, मैं समझता हूँ ये अच्छा है, अच्छा कानून है। देखिए, दो चीज़ें जल्दी से मैं आप बता दूँ। एक तो बात ये है कि ये ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया है मेरे ख्याल में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता है नून को, तो इस पर कभी उन्होंने छुआ नहीं है। नॉन नून पार्टीज़ को उनके पीछे लगे रहते हैं। दूसरी बात ये है, पीटीआई के पास, उनके पास है कौन प्रोमिनेंट कैंपेन करने के लिए एक्सेप्ट वो जो गवर्नमेंट में है। और उनकी अगर आप इजाज़त बंद कर दें तो ऐसा लगता है कि उनके जो कैंपेनर्स हैं उनके हाथ पैर आप बंद कर दें तो उनका कैंपेन स्ट्रेंथ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इनकम्बेंसी ज़रूर है, मगर अगर आप उनको बंद कर दें तो वो कौन जाएगा उनके लिए कैंपेन करने के लिए। अब मौलाना फजल रहमान जा सकते हैं, जब भी मर्जी है वो जाके कैंपेन कर सकते हैं, पूरी शरीफ फैमिली जाके कैंपेन कर सकते हैं, अमीर लोग हैं ये जाके हर किस्म का वादा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक अच्छा बात है ये। अब बाद में जो भी गवर्नमेंट में आएगा वो भी फायदा इसका उठाएगा, मगर मैं समझता हूं क्यों ये लोगों ने इस किस्म की ऑर्डिनेंस किया है। जी इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है? बड़ी माजरत के साथ मुझे तो हिलाली साहब की इस राय से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। देखें, ये कोई लॉजिक नहीं है कि जी तहरीक इंसाफ के पास कोई बंदे नहीं है इसलिए वो ऑर्डिनेंस ले है। हमेशा आप तो इस बात पे इतराज़ करते थे कि जो हुकूमत में लोग शामिल हैं उनको जाके कैंपेन नहीं करनी चाहिए, वो असरअंदाज होते हैं। पीटीआई वाले हमेशा ये कहते थे। वो बेसिकली इतराज़ ये होता है कि सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल हो। यही बात है ना। अब बात ये है कि ऐवान सदर को एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाना और उस फैक्ट्री में से फिर वही प्रोडक्ट निकालना जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। किसी भी हुकूमत कोई भी हो, अगर आप इस तरह से करेंगे, पीटीआई हो, नून हो, मीम हो या आपकी पीपल्स पार्टी हो,
तो फिर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा अब, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं और पहले इनको केपी के पहले मरहले में शिकस्त हुई है, तो ये इस तरह से उसको बल्दियाती इंतखाबात पे असरअंदाज होना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ मेरे नजदीक बहरहाल आपको ये तरमीम बेहतर नहीं लगती। ठीक है इमरान साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, मैं छोटा सा शॉर्ट कमेंट आपका जरूर चाहूंगी। हमारे नामवर सहाफ़ी थे गुलाम अकबर साहब, उनका इंतकाल हो गया, मैं चाहूंगी उसके बारे में। गुलाम अकबर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी थे और मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने अल अखबार के नाम से अपना अखबार भी निकाला, फिर मिडास के नाम से एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी बनाई। एक बड़े मशहूर नावल निगार होते थे नसीब इजाज़ी साहब, ये उनके भांजे थे, रोज़नामा कोहिस्तान के एडिटर भी रहे। तो मीडिया इंडस्ट्री के लिए बड़ी इनकी खिदमात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ये एडवाइज़र भी रहे मीडिया के वाले से, उनको भी वो बताते रहे चीज़ें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ भी इन्होंने मीडिया कंसल्टेंट के तौर पे काम किया। तो एक अच्छा अहम बाब था सहाफ़त का जो बंद हो गया। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मीडिया के हवाले से बात हो रही है, तो वैसे अब कानून इसके ऊपर भी आ रहा है, सोशल मीडिया के हवाले से भी बिल्कुल इसको भी बेलगाम नहीं छोड़ा जा रहा, किसी की भी इज्जत उछाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शायद इसके हवाले से भी कोई कानून साजी हो जाए। इमरान साहब कुछ इस पे शॉर्ट कमेंट है, चंद सेकंड रह गए हमारे। चंद सेकंड सिर्फ ये है कि किसी की इज्जत उछालने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि आया इज्जत उछली भी है या नहीं। इज्जत उछली है कि नहीं, ठीक है। चलिए जी, आने वाले दिनों में देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसको रेगुलेट करना और भी मुश्किल और बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। डिजिटल मीडिया जिस तरह से अब वसी हो गया, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कानून साजी होती है, क्या जब ड्राफ्ट सामने आएगा तो उस पर मजीद बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।